नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। संसद में आज राहुल गांधी ने सरकार से कुछ सवाल पूछे हैं। रिश्ता पूछा है, रिश्ता कि अडानी जी का मोदी जी से क्या रिश्ता है, कैसे वो इतना ऊपर तरक्की कर गए, कैसे उनका सिर कढ़ाई में है। आज हम राहुल गांधी के इन सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। हम भी इसी लाइन पे काम कर रहे थे। राहुल गांधी जो सवाल पूछ रहे हैं, हम उसका जवाब ढूंढ रहे थे कि वो क्या चीज़ें थी, इस रिश्ते में वो क्या था जिसके कारण अडानी जिंदगी में इतना पा गए। जब भारत का मीडिया गुलाम पूरी तरह से नहीं हुआ था, उस दौर से लेकर आज के दौर तक जो जो चीज़ें सामने आई हैं, उनमें से कुछ चीज़ें आपके सामने रखेंगे। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अभी हाजिर होता हूं। – 2014 में जब मोदी जी गुजरात से दिल्ली आए और 7 रेस कोर्स रोड में, अब तो लोक कल्याण मार्ग नाम हो गया है, वो पहुंचे तो बहुत सारे अजीबोगरीब सवाल लोगों के सामने थे। और उन सवालों में से था एक बड़ा आदमी, एक ऐसा आदमी जो पीएम मोदी की यात्रा में हर समय दिखाई देता था। और वो आदमी था जो तब दिखाई देता था जब पीएम मोदी ने मीडिया को भी अपने साथ ले जाना बंद कर दिया था कि मीडिया रहेगा, कुछ देखेगा, कुछ रिपोर्ट करेगा, कुछ सवाल पूछेगा, उसको भी ले जाना बंद कर दिया था। और उसको जस्टिफाई करने के लिए सोशल मीडिया सेल ने ये फैलाना शुरू किया कि मीडिया को वहाँ मलाई खाने को मिलती थी, अब बंद कर दिया, इसलिए आलोचना कर रहा है। कोई भी मीडिया कर्मी जब जाता है विदेश यात्रा पे, चाहे वो मोदी जी के साथ जाए या ना जाए, दोनों ही सूरत में उसे खुद पैसे खर्च नहीं करने पड़ते। या तो मोदी जी की सरकार पैसे खर्च करेगी या उसकी कंपनी खर्च करेगी। जर्नलिस्ट को जाना है, रिपोर्टिंग करना है। पहले सरकारें ले जाती थी पत्रकारों को कि एक अच्छी बुरी जो भी चीज़ें हैं वहाँ से निकल के आएंगी। आमतौर पे पत्रकार दोनों ही तरह की चीज़ें निकाल कर लाया करते थे और एक माहौल था, खुला माहौल। लेकिन 2015 तक मोदी जी आ चुके थे, लेकिन सवाल बड़े बड़े उठते थे और अखबारों में इस तरह की हेडलाइन छपा करती थी कि ये वो कौन आदमी है जो मोदी जी के साथ हर विदेश यात्रा पर दिखाई देता है। लोगों के अंदर सवाल थे। कोई समझता था कि ये कोई इंटेलिजेंस का आदमी होगा, कोई समझता था ये मिलिट्री का आदमी होगा, कोई समझता था ये स्पेशल कोई ब्यूरोक्रेट होगा। लेकिन अखबारों में जब पता करके कवरेज आनी शुरू हुई तो पता चला वो आदमी कोई और नहीं है, वो आदमी एक उद्योगपति है जो गुजरात से आया है। गौतम अडानी इसका नाम है। बहुत बड़ा उद्योगपति नहीं है, लेकिन फिर भी मोदी जी के साथ वो हमेशा रहा करता था। मोदी जी उसे क्या करने साथ ले जाते थे, ये उसके कारोबार की बात की प्रगतियां हैं, उससे आपको दिखाई देगा। यूनेस्को के हेडक्वार्टर में भी अगर जाते हैं मोदी जी तो उनके साथ में ये आदमी दिखाई देता है। फ्रांस के राष्ट्रपति से भी उनकी मुलाकात कराई जाती है और उनका नाम, जो हिंदुस्तान से डिग्निटरीज गए थे उनकी लिस्ट में, अनिल अंबानी के ठीक नीचे लिखा हुआ था। भारत के उद्योगपति अचरज में थे कि ये नया आदमी कौन हमारे बीच में आ गया। अनिल अंबानी उस समय नहीं हुए थे, उस समय अनिल अंबानी ठीक ठाक हालत में थे, उतने घोटाले सामने नहीं आए थे और उतना ज़्यादा उनका साम्राज्य जो है वो ठा नहीं था। हिंदुस्तान टाइम्स ने रिपोर्ट किया उसी समय कि अडानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कनाडा में भी हैं और वहाँ भी जाते हैं। कनाडा में ऊर्जा सहयोग, परमाणु ऊर्जा और शहरों के विकास में इन्वेस्टमेंट की बातचीत करने के लिए जाते हैं और वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री के बारे में बात करते हैं। और यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन उस समय के ब्यूरोक्रेट्स ने बताया मीडिया को कि अडानी इतना जाते ज़रूर हैं, लेकिन वो देश के ऑफिशियल प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा नहीं है। यानी वो वहाँ जाते हैं,
वहाँ पे मोदी जी के साथ घूमते हैं, मोदी जी वहाँ के उद्योगपतियों से, राष्ट्राध्यक्षों से मुलाकात कराते हैं, लेकिन रिकॉर्ड में वो भारत की, वो अपनी तरफ से जा रहे हैं, लेकिन एक्सेस इतना है कि प्रधानमंत्री उनको अपने साथ लेके चल रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, हिंदुस्तान टाइम्स ने रिपोर्ट किया, इसलिए किया क्योंकि वो 2015 था। ऊपर वाली बात जो मैंने आपको बताई वो अमर उजाला ने रिपोर्ट की, इसलिए की क्योंकि वो 2015 था और तब तक मीडिया में इतनी गुलामी नहीं छाई थी, उतना गोद का चयन नहीं किया था और बहुत सारे पत्रकार मीडिया हाउसेस से बाहर नहीं किए गए थे। अगर आप देखें तो अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील और जापान के दौरे में भी प्रधानमंत्री अडानी को अपने साथ ले जाते हैं। न्यूयॉर्क में जिस होटल में मोदी जी ठहरे थे, ये आदमी बार बार जाता था और उनसे मुलाकात करता था, बार बार जाता था, उनसे मिलता था। अनेक बार उस यात्रा के दौरान वो जा के मिल रहा था। उस वक़्त कुछ लोगों ने अनुमान लगाया था कि ये आदमी हो ना हो एक एक चीज़ मोदी जी से पूछकर कर रहा है, या मोदी जी को अपडेट कर रहा है, या मोदी जी की मदद ले रहा है। जो भी है, इतना ही नहीं, संयुक्त राष्ट्र महासभा में मोदी जी के भाषण के दौरान भी अडानी मौजूद रहे। G20 सम्मेलन की बैठक हुई नवंबर में, तभी की बात बता रहा हूँ, 2015 में, तब भी अडानी जी वहाँ पर मौजूद थे और लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि कहानी क्या है। और वहाँ पर जो पत्रकार बंधु थे वो उसको खोदने में लगे थे कि चक्कर क्या है। उस समय ब्यूरोक्रेट्स ने उनको बताया कि ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर भी मोदी जी जब जहाँ जहाँ जाते थे अपने दोस्त को साथ ले जाते थे। मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने उनके साथ चीन, जापान, सिंगापुर और रूस की यात्रा की थी। नरेंद्र मोदी और अडानी साहब दोनों गुजरात से हैं, ये बात भी उस वक़्त अखबारों में छापी गई थी। लोग इतना भी नहीं जानते थे कि ये कौन अडानी। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि जो इतने सारे समझौते, देखिए आप इन सारी यात्राओं को अगर आप डिग करेंगे, आप गूगल करते जाइए और आपको वहाँ पे व्यापारिक समझौते निकल आएंगे। कितने हुए उनमें आप एक अंदाज़ा देख लीजिएगा अडानी जी के कितने हैं, कितने ठेके दुनिया भर में उनको मिले, कितना काम मिला। अगर हम 2014 की खबर देखें तो उसमें एक और खबर आई है जिसमें अडानी साहब ऑस्ट्रेलिया के एक क्वींसलैंड में, पश्चिमी क्वींसलैंड में एक प्रोजेक्ट पर 6,000 करोड़ रुपए का लोन लेते हैं और ये लोन मंजूर कराने में मोदी जी उनकी मदद करते हैं। 2014 की ये खबर है और उसमें बताया गया कि एसबीआई के अधिकारियों ने कोई भी जानकारी देने से मना कर दिया। उसमें कहा कि अडानी साहब को हमने लोन दिया है लेकिन उससे काफ़ी कम दिया है जिसकी वो डिमांड कर रहे थे। लेकिन बाद में पता चला कि इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए दुनिया के कई बड़े बड़े बैंक लोन देने को मना कर चुके थे क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में इसको लेकर ज़बरदस्त विरोध हो रहा था और अडानी जी को जो वहाँ कोयले की खदानें और माइनिंग का काम था उसके कारण बहुत ज़्यादा विरोध का सामना करना पड़ा था। इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि वो जो आपका ग्रेटा थनबर्ग हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया था, उस पर हज़ारों लोग उसके समर्थन में टूट पड़े थे कि अडानी को बाहर निकालिए ऑस्ट्रेलिया से। तो वो प्रोजेक्ट एक खतरनाक प्रोजेक्ट था जिसको मोदी जी के कहने पर फंड किया गया था, ऐसा उस समय आरोप लगा था। कांग्रेस पार्टी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, अजय माकन ने बैठ के आरोप लगाया था, स्पेसिफिक बता रहा हूं। उसके कुछ समय बाद, साल 2 साल बाद में जब वो प्रोजेक्ट सिरे चढ़ना असंभव हो गया तब जाकर एसबीआई ने वो लोन कैंसिल किया। इस खबर के आने के बाद एसबीआई का शेयर 5.44% गिर गया था। ये इतना खराब फैसला था कि जनता ने इस फैसले को जिस तरह का सम्मान दिया था, अंदाजा लगा लीजिए। और अडानी इंटरप्राइजेज के शेयर में 1.44% की बढ़ोतरी दर्ज की गई थी। अब बताऊं मैं आपको, देखिए अडानी की जैसे ही प्रधानमंत्री से या सरकार से नज़दीकी सामने आती है, शेयर बढ़ जाता है। लोगों को लगता है ये सुरक्षित है। इतने दिनों से शेयर लगातार लुढ़क रहा था। अडानी इंटरप्राइजेज का शेयर बाकी सही कंपनियों के शेयर ऊपर हो गए। क्यों? क्योंकि फ्राइडे और सैटरडे में लगातार आरएसएस ने और बीजेपी ने जब अडानी का समर्थन किया तो निवेशकों को लगा कि मोदी जी अभी भी अडानी जी के साथ हैं और इसलिए अपना पैसा नहीं डूबेगा,
तो उन्होंने उस सस्ते दाम में कुछ शेयर खरीद लिया। लेकिन आगे जो होने वाला है, ये जो विपक्ष का हंगामा हो रहा है, इसके बाद जेसीपी बनी, जांच हुई, उस जांच की जो रिपोर्ट्स आएंगी उसके बाद में ये निवेश भी शायद रिस्की हो सकता है। इसलिए मैं कोई राय दूंगा नहीं निवेश के मामले में। वैसे भी मेरा कोई डिपार्टमेंट नहीं, ना मुझे कुछ आता है। एक बड़ा घोटाला, दाल घोटाला भी हुआ। मोजाम्बिक अफ्रीका का एक देश है। मोदी जी अफ्रीकी देशों की यात्रा पर जाते हैं, 2015 की बात है, और वहाँ पे अडानी जी को भी अपने साथ ले जाते हैं। और कई देशों में इस तरह के समझौते होते हैं जिसके तहत वहाँ के किसान बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज तरीके से खेती नहीं कर रहे हैं, इसलिए यहाँ से कंपनियाँ जाके उन किसानों से खेती करवाएंगी। खेती करवाने के बाद SEZ के तहत वहाँ पर एक पोर्ट और भंडारण की सुविधा अडानी साहब को दिलवाई गई। यानी वहाँ से जो प्रोक्योरमेंट होगा दाल का, वो वहाँ पोर्ट पे रखी जाएगी। बाद में यह आरोप लगा कि दाल 50 रुपए किलो भारत के बाजार में वहाँ से आती है और उसको 175 रुपए किलो के दाम पर बेचा जाता है। एक घोटाला यह भी सामने आया कि दाल अफ्रीकी देशों से निकल रही है, जहाज़ों के अंदर वो खड़ी हुई है पोर्ट पे, और उसके बाद में जहाँ पर सटोरिये पूरा दाम बढ़ा ले रहे हैं, उसके बाद वो दाल भारत के तट पर पहुँच रही है। SEZ के तहत, एक्सक्लूसिविटी के तहत भारत का एक पोर्ट भी अडानी साहब को दिया गया और ये कहा गया कि इस पोर्ट को पे भंडारण किया जा सकता है। यानी जो कृषि कानून सरकार लाई थी जिसमें अनलिमिटेड दाल और अनाज का भंडारण करने की अनुमति दी गई थी, ये अनुमति पोर्ट पे अभी भी है, क्योंकि जो पोर्ट पे माल खड़ा हुआ है वो भारत का माल नहीं है। वहाँ पे जमाखोरी के जरिए आप भारत पे माल को ला सकते हैं। पूरी बहुत सारी रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी, कुछ क्लिप मैं आपको स्क्रीन पे लगा दे रहा हूँ। आप इनका हेडलाइन डाल के गूगल पे सर्च करेंगे तो वहाँ पे आपको पूरी स्टोरी मिल जाएगी। और इनके अंदर वहाँ पे उस वक़्त इस तरह से दाल आई, और जो दाल थी 50 रुपए किलो की, वो 200 रुपए किलो बेची गई। मीडिया ने खबर छापी क्योंकि सरकार नई थी। उस समय तक मीडिया इस तरह अंगरक्षक की तरह व्यवहार नहीं करता था। आज राहुल गांधी की स्पीच के टुकड़े टुकड़े मिलेंगे आपको, असली पूरी स्पीच देख लीजिएगा, आप ढूंढना मुश्किल होगा, कम से कम मेनस्ट्रीम चैनलों पे। और जो आरोप लगा था उसमें लगा था ETG वर्ल्ड नाम की एक संस्था ने 50 रुपए किलो के दाम से दाल मंगाई है मोजाम्बिक से, उससे 175 का रेट करके बेचा गया। इसके अलावा कई खबरें ऐसी भी मिलती हैं जिसमें पहले दाम बढ़ाया गया, उसके बाद जो लास्ट डेट होती है वहाँ से इंपोर्ट करने की, इंपोर्ट बंद कर रही थी सरकार, तो लास्ट डेट को 15 दिन बढ़ाया गया ताकि पहले वो माल आ जाए। इस तरह की चीज़ें हैं। और इन सारी चीज़ों को इंडिया पल्सेस ग्रेन्स एसोसिएशन के साथ समझौता करा के 2015 में जो पोत हैं, जो बंदरगाह हैं, वहाँ पे दलहनों का भंडार करने का समझौता किया गया। ये बात उस वक़्त के मीडिया ने पब्लिश की है। सारी चीज़ों की कटिंग में यहाँ लगा रहा हूँ, आप देख रहे होंगे यहाँ या फिर पूरी स्क्रीन पे। और ये कहा गया कि इसका मकसद देश भर में लागत प्रभावी आपूर्ति सुनिश्चित करना है। इसके ज़रिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन में होने का मतलब ये है कि वहाँ बहुत ज़्यादा चेकिंग वेकिंग भी नहीं हो सकती है, अलग दुनिया बन जाती है। और जो भंडारण की व्यवस्था भी वहीं होगी, दाल भी वहीं पोर्ट पे उतरेगी, सारी दाल पे पूरा कंट्रोल रहेगा। तो आप जो 200 रुपये किलो दाल उस वक्त खा रहे थे, मीडिया में हेडलाइंस बन रही थी, उसके पीछे यही वजह बताई जा रही थी। अब आप कहेंगे कि अडानी साहब इतनी मोहब्बत मोदी जी इनको क्यों दिखा रहे थे, ये भी तो समझने की ज़रूरत है। इसको समझेंगे तो आपको थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। उनके ऊपर आरोप है कि इंडस्ट्री बॉडी थी CII, मोदी जी के ऊपर तमाम सारे, ये आपको बताऊं, ये रिपोर्ट है द टाइम्स की, मोदी जी के ऊपर तमाम सारे गुजरात के दंगों में आरोप लगे थे। सैकड़ों लोगों के खून से उनके हाथ रंगे हुए हैं, ये उन पर आरोप था। और इस आरोप के मद्देनज़र हर वक्त हर तरफ से वो बहिष्कार सह रहे थे। और उस बीच में CII ने बाकायदा मोदी जी को एक तरफ रख रखा था। और उस बीच में एक आदमी होता है जो सारे उद्योगपतियों को, CII के सम्मेलन में बड़े बड़े उद्योगपतियों को, गुजरात का एक उद्योगपति खड़ा होता है और उनको चुनौती देता है और मोदी जी को डिफेंड करता है।
और उसके बाद CII के समानांतर एक सम्मेलन कराया जाता है वाइब्रेंट गुजरात नाम से, और उसमें मोदी जी को प्रो बिजनेस लीडर के तौर पर उनकी प्रतिष्ठा की जाती है और अडानी का ये जुआ उनके काम आ जाता है। एक और वीडियो आया है जिसमें अडानी साहब दूरदर्शन के कार्यक्रम में खड़े होकर भाषण दे रहे हैं, और उस कार्यक्रम में वो कह रहे हैं कि किस तरह से जब वो प्लास्टिक इंपोर्ट करते थे तो अमित शाह भारत में प्लास्टिक के पाइप बनाने वाली फैक्ट्री चलाते थे। दोनों 25-27 साल के 25-26-27 साल के रहे होंगे, उतनी पुरानी हमारी दोस्ती है। ये क्या संबंध है जो राहुल गांधी पूछ रहे थे, ये उसके उत्तर हैं। इससे पता चलता है कि संबंध गहरा ही गहरा है। जो लोग ये अंगूठों से लिख रहे हैं कि भारत की प्रतिष्ठा को अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में गिराने की कोशिश हो रही है, जो लोग अंगूठों से लिख रहे हैं कि ये भारत पर हमला है, उन लोगों को बता दूं कि जब भारत की प्रतिष्ठा के लेवल तक अडानी जी पहुंचे नहीं थे, तब भी इनके और मोदी जी के संबंधों को लेकर कई तरह के सवाल मीडिया उठा रहा था। और जो मीडिया सवाल उठा रहा था उसमें वेस्टर्न मीडिया बार बार अडानी को एक शब्द से संबोधित कर रहा था, और वो था इंडिया के रॉकेफेलर। रॉकेफेलर कौन था ये भी एक समझना जरूरी है। रॉकेफेलर वो आदमी था जिसने अमेरिका ने तेल इंडस्ट्री में अपनी बादशाहत कायम की, और बादशाहत कायम करने का तरीका क्या था वो जानकर आप हैरान हो जाएंगे। रॉकेफेलर ने वहाँ पर पहले तेल, उसका बैकग्राउंड ये था कि उसका बाप ठगिया था। बहुत सारे जो आपको यूट्यूब पे इधर उधर दिखते हैं ना, मैं कैंसर ठीक कर दूंगा, मैं टीबी ठीक कर दूंगा, उस टाइप के काम करता था। उसकी दवा बेच के ठगता था, और एक शहर में ज़्यादा दिन तक टिक नहीं सकता था, इसलिए भागता रहता था, घर भी नहीं आता था। ये बचपन में कैंडी वेंडी मिठाई बेच के अपना इसने जीवन चलाया। बड़ा हो गया, इसको बुक कीपिंग का शौक था, बुक कीपिंग करता रहा, उसकी नौकरी की, फिर बाद में उसने अपना थोड़ा बहुत काम किया, और आखिर में किसी ने उसको बताया द ग्रेट ऑयल रश चल रहा है अमेरिका में, और वहाँ पर कुछ तेल की खदानें निकल रही हैं जिनके ठेके मिल रहे हैं। ये आदमी अपने दोस्तों के साथ में वहाँ पर तेल की खदानों से तेल निकालने गया, लेकिन इसको ये समझ में आया कि इसमें बहुत ज़्यादा जोखिम है। ठीक वैसे ही जैसे कि पन्ना में आप हीरा निकालने जाएं, आपको लीज तो मिल जाएगी, ज़मीन के अंदर पन्ना निकला नहीं निकला। तो इसने एक सुरक्षित बिजनेस किया, और वो ये किया कि तुम निकालो, मैं इसकी रिफाइनिंग करूँगा, और उस तेल से ये केरोसिन बनाने लगा। उस वक्त इतना ऑटोमोबाइल नहीं थे, तो पेट्रोल डीजल का उतना हल्ला नहीं था, और वो केरोसिन अमेरिका के अलग अलग जगहों पे लोगों के घर में उससे रोशनी होती थी, केरोसिन से, मिट्टी का तेल जो हमारे भारत में कहते हैं। तो वो केरोसिन जो है उसका वो कारोबार करने लगा रॉकेफेलर, और उस बीच में उसको एक आइडिया आया कि क्यों ना मैं एक कॉम्पिटिटिव एज पैदा करूं, मैं ऐसा कुछ कर लूं जिसमें कोई मेरे मुकाबले ना आ सके। अडानी, उन भारत को इंडियन रॉकेफेलर कहा जा रहा है, तो अडानी की कहानी से आप मिलाते जाइएगा। इसके बाद वो मोनोपोली हासिल करना शुरू करता है, और अपनी रिफाइनरी को रेल ट्रैक के किनारे लगाने के बाद में उसने सबसे बड़ा काम ये किया कि रेलवे के साथ में करार किया, रेल कंपनी के साथ में, और उसको कहा कि भाई साहब, आपको मैं तेल भी दूंगा और आप सस्ते दाम पे मेरा तेल ट्रांसपोर्ट में लेके जाओगे, एक से दूसरी जगह पहुंचाओगे। और इसका फायदा उठाकर रॉकेफेलर ने करीब चौथाई दाम पर रेलवे ट्रांसपोर्ट का रेट हासिल कर लिया, जो दूसरे माइनर्स के पास में नहीं था। और इसका फायदा उठाकर जितनी माइनिंग कंपनियां थी चलती हुई, जिन्होंने खुद ही तेल ढूंढ लिया था, कोई रिस्क नहीं, उनको सबको इसने तरह तरह से धमका के, दूसरी तरह से इसने अपने साम्राज्य में उसको मिला लिया। दुनिया का सबसे बड़ा अमीर आदमी वो भी बना था, और साम्राज्य में मिलाने के बाद में उसके बारे में ये कहा जाता है कि वहाँ की सरकारों में उसकी बहुत पैठ थी, और उसको वो भी बहुत मोटे मोटे लोन लेता था, उस लोन के ज़रिए अपने कारोबार करता था, और बाद में उसके मुकाबले के बहुत दूसरे उद्योगपति भी पैदा हुए। कुल मिला के तेल पे उसकी मोनोपोली थी। उसने कई इनोवेटिव काम किए। तेल के अंदर से पेट्रोलियम जेली होती है, इसको निकाला उसने, तेल के अंदर से और भी चीज़ें निकाली। पहले तेल में से ज़्यादा बाई प्रोडक्ट नहीं निकलते थे, तो जो फेंक दिया जाता था उसके अंदर से भी पैसा बनाया। तो जो भी है, मोनोपोली कायम करो, उसका फ़ायदा उठाओ और झंडे गाड़ो। देश के सारे एयरपोर्ट ले लो, मोनोपोली है, फ़ायदा उठाओ, झंडे गाड़ो। पोर्ट ले लो, मोनोपोली है, फ़ायदा उठाओ, झंडे गाड़ो। सारी सीमेंट फैक्ट्रियां खरीद लो, मोनोपोली है, फ़ायदा उठाओ, झंडे गाड़ो। बाद में सुप्रीम कोर्ट था अमेरिका में। वैसे दिन नहीं थे
तो रॉकफेलर के खिलाफ एक फैसला आया और उनके खिलाफ ये बाकायदा मोनोपोली रखने के एक अधिकार के आरोप लगे। उसके बाद में उनको अपनी कंपनियों को कई हिस्सों में बांटना पड़ा। उसके बाद उनसे भी शातिर कुछ लोग आए, उन्होंने कुछ कंपनियों को, जो भी है बहरहाल ये लिखा। रॉकफेलर कौन था बताना इसलिए जरूरी है रॉकफेलर के बारे में, क्योंकि अडानी को भारत का रॉकफेलर उस वक्त लोग लिख रहे थे। इसका मतलब साफ साफ दिखाई देता है कि राहुल गांधी जो सवाल पूछ रहे हैं उनका जवाब उन्हें पता है। ये बातें जो मैं आपको बता रहा हूँ राहुल गांधी को भी पता होगी, लेकिन वो बार बार सरकार को इसको लेकर परेशान कर रहे हैं। और जब तक राहुल गांधी सवाल पूछते रहेंगे, विपक्ष सवाल पूछता रहेगा, लोगों के बीच में संदेश जाता रहेगा कि मोदी जी अडानी के साथ हैं इसलिए इनको बचा लेंगे। दूसरा, अडानी जी ने एक और अच्छी जेस्चरिंग की कि भाई हमारा जो शेयर गिरवी है बैंकों से उसको हम छुड़ा लेंगे, उससे भी एक सेंटीमेंट आया होगा बाजार में। लेकिन अडानी जी की मुसीबत ख़त्म नहीं हुई हैं और वो मुसीबतें बदस्तूर जारी हैं। नई इंक्वायरी आएगी, नई चीज़ें आएंगी, जैसे भी पहले भी उनके ऊपर जब भी आरोप लगे हैं शेयर गिरते रहें। बहरहाल उम्मीद करता हूँ कि आप ये समझ पाए होंगे कि ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये रिश्ता कहाँ से आता है, ये रिश्ता कितना पुराना है और इस रिश्ते के आगे हर उद्योगपति देश का बेगाना है, अपना तो एक ही है। बताऊं क्या कौन है? नमस्कार, जय हिंद।